ये बाइक कौन सी है, इसका ऑन रोड प्राइस कितना है, माइलेज कितना देती है, सर्विस कॉस्ट कितना आता है, परफॉर्मेंस कैसी है, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आपका स्वागत है इस चैनल पे एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं इस बाइक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ये कौन सा मॉडल है, कौन सी बाइक है। तो जो बाइक अभी मैं चला रहा हूं ये है होंडा CB350 RS और ये इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, ह्यू एडिशन बोलते हैं इसे। टोटल 4 वेरिएंट इस बाइक के आते हैं। सबसे पहला जो है वो है DLX, फिर आता है DLX Pro, उसके बाद आता है DLX Pro ड्यूल टोन और फिर जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो ये है ह्यू एडिशन। तो इन चारों वेरिएंट्स में स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मेनली कलर का ही डिफरेंस है। इसके अलावा जो एक मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो बेस मॉडल है DLX जो आता है उसमें आपको HSVCS होंडा स्मार्टफोन वॉइस कंट्रोल सिस्टम वो नहीं मिलता है। उसके ऊपर के तीनों वेरिएंट्स में आपको वो मिलेगा। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, किसी भी स्पेसिफिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। बेस मॉडल से ही आपको सारे फीचर्स मिलने लग जाते हैं HSVCS के अलावा। तो मेनली जो डिफरेंस है वो है केवल कलर्स का। जो अपर वेरिएंट्स हैं उनमें आपको ड्यूल टोन कलर मिलने लग जाता है और ये जो ह्यू एडिशन है इसमें थोड़ा कलर स्कीम और भी ज़्यादा अलग दी हुई है। बेस मॉडल जो है उसमें आपको मैट कलर भी मिल जाता है। मैट का ऑप्शन आपको जो अपर वेरिएंट्स हैं उनमें नहीं मिलेगा, उनमें आपको केवल ग्लॉसी कलर ही मिलेगा। बट जो सभी स्पेसिफिकेशंस हैं वो बेस वेरिएंट से ही स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं इस बाइक के ऑन रोड प्राइस की। तो ऑन रोड प्राइस आप होंडा बिग विंग की जो वेबसाइट है उस पर आप अपना सिटी और स्टेट सेलेक्ट करके देख सकते हैं। वैसे मैं आपको जयपुर के अकॉर्डिंग बता देता हूँ आपको जयपुर में इसका ऑन रोड प्राइस क्या है। जो बेस वेरिएंट है वो 2,59,000 से स्टार्ट होता है और जो टॉप ऑफ द लाइन ह्यू वेरिएंट है जो मैं अभी चला रहा हूँ इसका ऑन रोड प्राइस है 2,65,000 रुपीज़। ये जो प्राइस मैंने बताए हैं ये इंश्योरेंस को इंक्लूड करते हुए हैं। इसमें 5 साल का आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिलता है और 1 साल का ओन डैमेज इंश्योरेंस मिलता है। ये जो मैं वेरिएंट अभी चला रहा हूँ ये मुझे ऑन रोड पड़ा है 2,43,000 रुपीज़ का। अब ये मुझे इतना कम में क्यों पड़ा है वो इसलिए क्योंकि मैंने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो BH सीरीज़ का लिया है, भारत सीरीज़। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर लेते हैं तो आपको ये ऑन रोड पड़ेगा 2,65,000 रुपीज़। भारत सीरीज़ का नंबर लेने का फ़ायदा ये हो जाता है कि आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप जाते हैं, कहीं भी स्टे करते हैं तो अगर आपको लंबे टाइम तक रुकना पड़ता है तो रजिस्ट्रेशन आपको ट्रांसफ़र कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेम रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपका ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होता है। अदरवाइज़ नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या होता है कि कुछ टाइम लिमिट तक तो हम रह सकते हैं दूसरे स्टेट्स में, बट फिर हमको रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराना पड़ता है। तो वो BH सीरीज़ में वाली प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब बाइक के स्पेसिफिकेशंस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। वैसे आपको डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन इंटरनेट पे वेबसाइट पे बहुत मिल जाएंगे, बट जो मोटा मोटा आइडिया है वो मैं एक दे देता हूँ। ये बाइक टोटल 21 PS की पावर जनरेट करती है जो मैक्सिमम पावर है और वो आती है 5500 RPM पे। वो जो पीक टॉर्क है वो है 30 न्यूटन मीटर का जो 3000 RPM पे आपको मिलता है। इसके अलावा इस बाइक में आपको ड्यूल चैनल ABS मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 15 लीटर। स्लीपर असिस्ट क्लच आपको इसमें मिलता है और इसमें आपको मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जिसे आप अपनी मर्ज़ी से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। फ्रंट एंड रियर दोनों साइड आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली ये इसके कुछ मेन
स्पेसिफिकेशंस हैं। तो अब करते हैं सबसे मुख्य मुद्दे की बात कि माइलेज कितना देती है। तो माइलेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये बाइक जो है आपको इजीली 39 kmpl से 45 kmpl तक का माइलेज दे देगी। और वो राइडिंग कंडीशन पर भी डिपेंड करता है कि आप राइड किस तरीके से करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हार्श ड्राइव हम करते हैं तो ऑब्वियसली माइलेज तो घटेगा ही। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने जितनी भी बार इस बाइक को चलाया है, मेरी किसी भी ट्रिप में जो मिनिमम माइलेज मुझे मिला है वो है 39.8 kmpl। वो ट्रिप मेरी रही थी अराउंड 200 किलोमीटर की। और जो मैक्सिमम माइलेज मैंने इस बाइक से निकाला है वो है 44.4 kmpl का, जो मुझे मिला था 64 किलोमीटर की जो मेरी ट्रिप रही थी उसमें। बाकी जितनी भी बार मैंने इस बाइक को चलाया है तो मुझे अराउंड 40 से 45 के बीच का माइलेज इजीली मिल जाता है। मैं थोड़ा आराम से बाइक चलाने वालों में से हूँ। मेरी स्पीड जो है वो रेयरली 80 किलोमीटर पर आवर के ऊपर जाती है, तो इसलिए कह सकते हैं कि माइलेज थोड़ा सा ठीक मिल रहा है। अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा रेव करते हैं, मान लीजिए आप 90-100 की स्पीड पे अगर कंटिन्यू क्रूज़ करते हैं तो हो सकता है थोड़ा माइलेज में ड्रॉप देखने को मिले आपको। बट अदरवाइज़ माइलेज अच्छा है इस बाइक का। तो चलिए अब बात करते हैं इस बाइक की सर्विस का कॉस्ट कितना आता है। हालांकि इस बाइक की मेरी अभी तक केवल फर्स्ट सर्विस हुई है। उसमें जो मुझे कॉस्ट आया था वो था 236 रुपीज़। अब इतना कम कॉस्ट क्यों आया था, क्योंकि मेरी बाइक की ज़्यादा रनिंग नहीं हुई थी उस टाइम, अराउंड 250 किलोमीटर ही चली होगी। और जो सर्विस टाइम था 1 मंथ का, फर्स्ट सर्विस का टाइम विदिन 1 मंथ होता है, वो सर्विस का टाइम आ चुका था, तो इसलिए मुझे फर्स्ट सर्विस करवानी पड़ी। उस सर्विस में मेरा ऑयल चेंज नहीं हुआ था, कुछ भी काम नहीं हुआ था, वॉशिंग हुई थी और चेन लीव हुई थी, तो इसलिए उसका कॉस्ट इतना कम आया था। कंपनी टोटल 3 फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है, और जो फर्स्ट सर्विस होती है वो विदिन 1 मंथ या फिर 1000 किलोमीटर जो भी पहले हो। उसके बाद जो अगली सर्विसेज होंगी वो होती हैं 6 मंथ्स या फिर 6000 किलोमीटर जो भी पहले होता है। इट मीन्स एवरी 6000 किलोमीटर पे आपको सर्विस करानी होगी, या फिर हर 6 महीने में सर्विस करानी होगी। सर्विसेज में एक इनका AMC भी होता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। वो अगर आप लेते हैं तो आपको 2 एक्स्ट्रा फ्री सर्विसेज मिलती हैं। 3 सर्विसेज तो आपको कंपनी दे ही रही है। फ्री सर्विसेज जो कंपनी देती है वो 3 देती है, उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज आपको मिलती हैं। उसमें आपको लेबर चार्ज नहीं देना होगा, वो आपकी फ्री सर्विसेज हो जाती हैं। इसके अलावा कोई भी पार्ट आप लेते हैं तो उस पर 5% का आपको डिस्काउंट मिलता है। तो वो AMC भी मैंने ली हुई है। उस AMC का कॉस्ट था अराउंड 2200 रुपीज़। तो उसमें थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको सर्विस में मिल जाता है। अब जब नेक्स्ट सर्विस होगी या जब भी ऑयल चेंज होगा तो उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कितना कॉस्ट आता है, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है। वो जब भी सेकंड सर्विस होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इस बाइक की परफॉर्मेंस के बारे में। तो बाइक की परफॉर्मेंस देखिए मुझे तो बहुत बढ़िया लगती है, काफ़ी स्मूथ तरीके से चलती है बाइक, स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, और जो क्लच है आपको बहुत लाइट मिलता है, जिसकी वजह से सिटी ट्रैफिक में चलाने में बहुत ही आसानी रहती है। और ऑब्वियसली माइलेज तो अच्छा मिलता ही है। वाइब्रेशंस आपको फील नहीं होते हैं। 70-80 की स्पीड, 80 की स्पीड तक तो आपको वाइब्रेशन बिल्कुल भी फील नहीं होंगे। तो ओवरऑल बाइक चलाने में काफ़ी स्मूथ है एंड स्टेबल है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से वापस, यू टर्न लेते हैं।
तो अब बात कर लेते हैं इस बाइक के कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहले प्रोज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो मुझे पॉइंट लगता है वो ये कि इसका क्लच वेरी स्मूथ है। मतलब क्लच बहुत लाइट है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। सिटी ट्रैफिक में जब भी आप चलाते हैं इजीली आप गियर शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी बाइक्स के कंपैरिजन में काफ़ी स्मूथ क्लच है। नेक्स्ट जो पॉइंट मुझे लगता है वो ये है कि जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो मिलती है 15 लीटर्स की। तो अच्छी खासी रेंज आप इसमें कवर कर सकते हैं एक कंप्लीट फ्यूल टैंक में। ये भी एक प्लस पॉइंट है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि बाइक की स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है और इसमें जो चीज़ हेल्प करती है वो है इसका जो रियर टायर है वो आपको मिलता है 150 सेक्शन का, जिसकी वजह से कॉर्नरिंग करने में काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होता है और बाइक की स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी बनी रहती है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो वो है इस बाइक की परफॉर्मेंस। बाइक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्मूथ है और रिफाइंड तरीके से चलती है बाइक। वाइब्रेशंस फील नहीं होते हैं। 80-90 की स्पीड तक वाइब्रेशन आपको फील नहीं होते हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो वो है इसका माइलेज। 350 सीसी सेगमेंट के हिसाब से इस बाइक का माइलेज काफ़ी अच्छा मिलता है आपको। इवन कभी कभी तो आप अगर थोड़ा डिसेंट तरीके से चलाएं तो 45 तक का माइलेज भी निकाल सकते हैं। वैसे आज की ट्रिप में कितना माइलेज रहता है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा एक बार। तो माइलेज अच्छा है इस बाइक का ओवरऑल देखा जाए तो। अब इस बाइक के कुछ कॉन्स जो मुझे फील हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि वो कोई बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं है। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो इसके साइड ग्लासेस हैं वो थोड़े से छोटे हैं, उसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी थोड़ी कम होती है। रियर साइड में जब आप देखते हैं तो थोड़ा आपको कम एरिया दिखाई देता है। ये अगर थोड़े से बड़े होते तो ज़्यादा व्यू पीछे का हम कवर कर सकते थे। हालांकि थोड़े टाइम बाद हम लोग हैबिचुअल हो जाते हैं अगर कंटिन्यू चलाते हैं बाइक तो। बट फिर भी अगर थोड़े से बड़े रियर व्यू मिरर्स होते तो थोड़ा सा अच्छा होता। अच्छी विजिबिलिटी जो पीछे का व्यू है वो आपको थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि इसका हॉर्न स्विच जो है वो थोड़ी सी ऑड पोजीशन पे दिया हुआ है। जनरली बाइक्स में क्या होता है, हॉर्न नीचे होता है, इंडिकेटर का स्विच थोड़ा सा ऊपर होता है। बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ हॉर्न का स्विच ऊपर है, इंडिकेटर का नीचे है। तो कभी कभी इस वजह से कन्फ्यूज़न हो जाती है। हम हॉर्न दबाने के लिए जाते हैं तो हमारा हाथ इंडिकेटर स्विच पे जाता है, इंडिकेटर देना होता है तो हमारा हाथ हॉर्न के स्विच पे जाता है। तो हालांकि इस चीज़ में भी हैबिचुअल थोड़ी देर दिनों बाद हम लोग हो जाएंगे अगर बाइक चलाते रहेंगे तो। बट जब किसी दूसरी बाइक से आप इस पर शिफ्ट होते हो तो एकदम से कन्फ्यूज़न होता है शुरुआत में। और दूसरी बात, इसका जो हॉर्न का स्विच है वो हमारा जो हाथ होता है उससे थोड़ा सा दूर प्लेस्ड है। थोड़ा ये अगर पास होता है, यहाँ पर होता है लगभग, तो हॉर्न स्विच प्रेस करने में भी थोड़ा इजी रहता। बट ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ से दूर है तो आपको अपने अंगूठे को स्पेशली थोड़ा सा आगे करके फिर हॉर्न यहाँ पे दबाना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी, इसमें तो कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है। पोजीशन चाहे तो कंपनी चेंज कर सकती है। जो तीसरा मेन पॉइंट है वो है इसका फ्रंट फेंडर या फ्रंट मडगार्ड जो कहें उसको, वो काफ़ी छोटा है। अब लुक वाइज तो वो काफ़ी सूट करता है बाइक को। स्क्रैम्बलर टाइप का लुक देने की कोशिश की है बाइक, तो लुक वाइज तो वो अच्छा लगता है। बट मेन प्रॉब्लम होती है जब आप बारिश में या फिर जहाँ पर पानी भरा हुआ है ऐसी जगह से निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी और कीचड़ उछल के आपके ऊपर आता है। ऐसी जगह से आपको काफ़ी स्लो स्पीड में निकलना होगा। अगर आप थोड़ी सी भी स्पीड रखते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा पानी उछल के हमारे ऊपर आता है।
उसकी वजह से बाइक जो है बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। वेट सरफेस पे अगर हम चल रहे हैं तो बाइक बहुत जल्दी गंदी होती है। ये इसका एक मेन ड्रॉबैक है। बट इसका सॉल्यूशन ये है कि आप फेंडर एक्सटेंडर लगा सकते हैं। कंपनी भी एक एसेसरी के तौर पे इसमें प्रोवाइड कराती है, बट वो केवल एक्सटेंडर नहीं मिलेगा आपको, वो पूरा फेंडर ही आपको चेंज करवाना होगा। अगर आपको केवल एक्सटेंडर चाहिए तो वो आप आफ्टर मार्केट ले सकते हैं। मार्केट में इजीली फेंडर्स इसके मिल जाते हैं। मैंने तो अभी वो एक्सटेंडर नहीं लगाया क्योंकि मुझे तो बाइक का जो ये लुक है यही पसंद है, तो एक्सटेंडर लगा के मैं थोड़ा सा उसको स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ लुक को। मुझे बाइक इसी रूप में अच्छी लगती है। तो ये बाइक के कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे। कॉन्स कम हैं, वो भी हम ज़बरदस्ती अगर ढूंढने की कोशिश करें तो मिलते हैं, अदरवाइज़ बाइक बहुत अच्छी है। बाइक के जो डिस्प्ले की बात करें तो एनालॉग प्लस डिजिटल डिस्प्ले दिया हुआ है इसमें। जो स्पीडोमीटर है वो एनालॉग टाइप का है, और जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखती है वो एक छोटा सा डिस्प्ले साइड में दिया हुआ है। हालांकि रीडेबिलिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, ऐसा नहीं है कि छोटा है तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत हो। इसमें जो चीज़ें मिलती हैं वो आपको मिल जाती हैं ट्रिप ए ट्रिप बी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, कितनी रेंज है आपकी बाइक में वो मिल जाता है, फ्यूल कितना बचा है वो मिल जाता है, और रियल टाइम माइलेज भी इसमें देख सकते हैं। ओवरऑल जितनी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से ठीक है, डिस्प्ले इन्फॉर्मेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, जो इसका HSVCS है, होंडा स्मार्टफोन वॉइस कंट्रोल सिस्टम, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। उसमें होता क्या है कि आप ब्लूटूथ के थ्रू अपना फ़ोन बाइक से कनेक्ट कर सकते हैं, और नेविगेशन जो है इसके डिस्प्ले पे दिखाई देता है। बट नेविगेशन जो होगा वो आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जैसे गूगल मैप की तरह एक्सपेक्ट करें कि वैसा नेविगेशन इसमें दिखेगा। इसमें केवल टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको मिलता है। दूसरा फ़ायदा उसका ये है कि हेलमेट में अगर आप ने ब्लूटूथ डिवाइस या इंटरकॉम लगाया हुआ है तो वो भी कनेक्ट हो जाता है, तो ऑन द गो आप अपना किसी का अगर फ़ोन आता है तो बात कर सकते हैं, तो वो भी बेनिफिट है। बट मेरे हिसाब से मुझे तो ज़्यादा बेनिफिशियल वो सिस्टम लगा नहीं, क्योंकि आप कोई दूसरा इंटरकॉम भी अपने हेलमेट में फ़िट कर सकते हैं, वो भी मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, और ये सारे पर्पस तो कोई दूसरा इंटरकॉम भी सॉल्व कर सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल तो मुझे नहीं लगा जो वो HSVCS सिस्टम है। आज मैं वैसे वीकेंड राइड पे निकला था, तो राइड करते हुए मैंने सोचा आपके साथ कुछ बाइक की जो डिटेल्स हैं वो भी शेयर कर देते हैं। तो मैं रेकमेंड करता हूँ इस बाइक को, मतलब कोई अगर चाहे तो आपको टेस्ट राइड लेके ज़रूर देखनी चाहिए बाइक की। आप जाएं, टेस्ट राइड लें, उसके बाद फिर डिसाइड करें। लुक्स तो देखिए सब्जेक्टिव मैटर होता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है लुक्स एंड कलर्स के बारे में। मुझे तो इस बाइक के जो लुक्स हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से मैं CB350 RS पे गया। अदरवाइज़ एक और बाइक आती है होंडा हाईनेस, उसका जो सिटिंग पोस्चर है वो थोड़ा सा अपराइट आप बैठते हैं इस तरीके का है। इसका सिटिंग पोस्चर भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही मामूली सा डिफरेंस है। उसका हैंडल बार जो है वो थोड़ा सा उठा हुआ है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल सीधे बैठते हैं जब आप राइड करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा फ्लैट जो हैंडल बार है वो है, तो आपको हल्का सा आगे झुकना होता है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आपका स्टैंस होता है बैठते टाइम, बट उस बाइक के कंपैरिजन में, हाईनेस के कंपैरिजन में थोड़ा सा इसका कह सकते हैं कि सिटिंग पोस्चर
एग्रेसिव है। वैसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैंने जितनी भी राइड लगाई हैं किसी भी तरीके का बैक पेन मुझे फ़ील नहीं हुआ है अभी तक। तो इस बाइक से भी आप लॉन्ग राइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लॉन्ग राइड्स पे नहीं जा सकते, आप इजीली जा सकते हैं। तो मैं तो इस बाइक को रेकमेंड करता हूँ, बिल्कुल आप परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं आज की इस ट्रिप में मुझे बाइक से कितना माइलेज मिला है, और फिर उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। तो आज के ट्रिप की अगर माइलेज की बात करें तो जो ट्रिप रही है वो रही है टोटल 49.2 किलोमीटर्स, और जो माइलेज मिला है वो है 47.9। ट्रिप ए का माइलेज 47.9 किलोमीटर पर लीटर। टोटल मेरी बाइक चल चुकी है 735 किलोमीटर। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।